हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो क्लास में। हमने सामान्य भूगोल कंप्लीट किया था भूगोल में, और आज से हम टॉपिक ले रहे हैं भारत का भूगोल का। भारत के भूगोल की आज से शुरू सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो भारत के भूगोल में सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होगा, क्या क्या पढ़ेंगे हम भारत के भूगोल में। तो भारत का भूगोल, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति और विस्तार, जिसमें हम ये देखेंगे कि भारत विश्व में कहाँ पर स्थित है, इसका फैलाव कितना है, कितना फैला हुआ है, इसके बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का स्वरूप। भारत का स्वरूप मतलब जो भारत है ये बना कैसे है, यानी कि भारत की जो भूप्रपट्टी है, हम देख रहे हैं स्थल भाग, ये कैसे बना है, कहाँ से इसका निर्माण हुआ है, जिसमें हम चट्टानों को देखते हैं, जैसे आर्कियन युग की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कडप्पा क्रम की चट्टानें, विद्यन क्रम की, गोंडवाना लैंड की, दक्कन ट्रेप, ये जो पढ़ते हैं, इसमें हम भारत का स्वरूप पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश में हम पर्वतमाला यानी कि हिमालय को पढ़ेंगे, फिर उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे, फिर जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको पढ़ेंगे, फिर मरुस्थल को पढ़ेंगे, जो द्वीप समूह हैं उनको पढ़ेंगे, और तटीय मैदानों को पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा भारत की जलवायु। जलवायु में हम पढ़ेंगे भारत में वर्षा, भारत में मानसून कैसे आता है, मानसून क्रियाविधि को हम समझेंगे। उसके बाद आता है हमारे भारत में अफवाह तंत्र। जिसमें हम पढ़ते हैं नदियों को, झीलों को। नदियों में भी हम अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में कौन से गिरती है, फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, उनको अलग अलग पढ़ते हैं। तो भारत के अफवाह तंत्र में हम नदियों और झीलों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में कृषि। भारत में कृषि, फिर भारत में खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में उद्योग धंधे, उद्योग, फिर परिवहन। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या। तो ये हमारे मुख्य टॉपिक होंगे, भारत की स्थिति और विस्तार, भारत का स्वरूप, भारत का भौतिक प्रदेश, भारत की जलवायु, भारत का अफवाह तंत्र, भारत में कृषि, भारत में खनिज संसाधन, फिर भारत में उद्योग, जनसंख्या, परिवहन। ये हम टॉपिक लेंगे, और जो भी बाकी बच जाएगा वो भी हम इसमें लेने की कवर करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भारत की स्थिति और विस्तार। इससे हम शुरू करेंगे। तो भारत की स्थिति और विस्तार में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भारत का नामकरण, कि भारत का नाम कैसे हुआ, भारत का नाम कैसे पड़ा। कई कई नामों से भारत को जाना जाता है, उनका नाम क्यों जाना जाता है इतने नामों से, उसके बारे में जानते हैं। तो भारत की स्थिति और विस्तार, देखिए, ये जो आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ, ये आप यूपीएससी आईएएस लेवल का एग्जाम चाहे अटेम्प्ट कर लो प्री का, फिर आरएएस, जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं वो, और नीचे लेवल के जैसे सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, या पुलिस लेवल, रीट, सब के लिए उपयोग होगा। क्योंकि मैं इतना विस्तार से बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सब कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो आप समझिए, आराम से पढ़िए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलते हैं, लेकिन मैं आपको साधारण लैंग्वेज में, जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है, उसमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप समझो हर चीज़ को। पढ़ते तो हम बुक में भी है, लेकिन अगर समझ लेते हैं तो फिर हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो भारत की स्थिति और विस्तार में सबसे पहले हम देखते हैं नामकरण, कि भारत का नाम कैसे पड़ा। तो पहले बात, तो भारत को किन नामों से जाना जाता है? तो प्राचीन समय में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, और आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता था। आर्यवर्त, फिर भारतवर्ष, भारत,
हिंदुस्तान, फिर इंडिया, इन नामों से भारत को जाना जाता था। अगर हम जम्बू द्वीप की बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है वायु पुराण या पुराणों में। जितने भी पुराण हैं उनमें ये आर्यवर्त, भारतवर्ष या हिंदुस्तान, इंडिया कुछ नहीं मिलता है। जम्बू द्वीप ये नाम हमें मिलता है वायु पुराण में, पुराणों में, और इसका अर्थ होता है समग्र क्षेत्र। समग्र क्षेत्र का मतलब ये है कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से आते हैं? जैसे पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब क्षेत्र जो मिलकर जो एक बड़ा उपमहाद्वीप बनता है उसे ही हम कहते हैं जम्बू द्वीप। आपने सुना होगा जैसे मंत्रों में बोलते हैं ना, उच्चारण करते हैं जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारतखंडे ये नगरे, तो वो यही जम्बू द्वीप है। इसी के कारण कहते हैं प्राचीन समय में हम जम्बू द्वीप के नाम से पुकारते थे। वायु पुराण पुराणों में 7 प्रकार के द्वीप बताए, उनमें से एक द्वीप ये जम्बू द्वीप है। फिर आता आर्यवर्त, तो ये नाम इसलिए है कि आर्यों की भूमि थी, यानी कि आर्य यहाँ पर निवास करते थे। आर्य निवास करते थे, आर्यों की भूमि मतलब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता शुरू होती है, यानी कि वैदिक कालीन 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक कालीन सभ्यता। उसमें से जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेदिक कालीन, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। तो वैदिक कालीन सभ्यता में टोटल आर्य ही थे, मध्य एशिया से आर्य आए थे, और आर्यों ने भारत पर कहे तो या तो आक्रमण कह सकते हैं या निवास कह सकते हैं, निवास किया था, और उस क्षेत्र को आर्यवर्त कहा था, यानी कि आर्यों का क्षेत्र। और भारतवर्ष नाम भी आर्यों की एक राजा हुए थे भरत या जड़ भरत, उन्हीं के नाम से इनका भारतवर्ष कहा गया, क्योंकि एक युद्ध हुआ था इनके बीच में जिसमें ये जीते थे, जो भारत के वंशज थे ये जीते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम बढ़ाने के लिए इसका नाम भारतवर्ष रख लिया। फिर अगर भारत की बात करें तो ये भी भरत नाम से पड़ा है। भरत हमें इतिहास में 2-3 मिलते हैं, कि जैसे एक तो राम के भाई भरत है, फिर महाभारत में हम देखते हैं शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र, दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र हैं भरत। और एक मिलते हैं हमें ऋषभदेव और जयंती के पुत्र, जो ऋषभदेव और जयंती का पुत्र भरत। ये 3 मुख्य रूप से इतिहास में भरत मिलते हैं, और कई जगह होते हैं उनके नाम से भरत का नाम पड़ा। ये जो राम के भाई भरत है, इनके नाम से अपने देश का नाम भारत नहीं है। कई जगह उल्लेख मिलता है कि जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, जो पांडवों के पूर्वज थे, उन्हीं के नाम से ये नाम इसका भरत पड़ा, भारत पड़ा है अपने देश का। और ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ऋषभदेव और जयंती के पुत्र, ऋषभदेव यही है वो जो जैन धर्म के संस्थापक, जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए थे, उनमें से जो प्रथम तीर्थंकर या स्थापक कह सकते हैं, संस्थापक, वो ये ऋषभदेव थे। तो इनके और इनकी पत्नी जयंती, इनके जो पुत्र हुआ था भरत, वो चक्रवर्ती सम्राट था, और उन्हीं के नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा है। ज़्यादातर इतिहास यहाँ कहे तो ये मानते हैं कि भारत का नाम भरत इन ऋषभदेव के पुत्र के नाम से पड़ा। फिर आता है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम दिया था ईरानियों ने, या कह सकते हैं अरबों ने, ईरानियों या अरबों ने, ठीक है। इन्होंने नाम इस प्रकार दिया था कि जो हमारी सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को, इस सह को ईरानी लोग है बोलते थे, तो इसलिए सिंधु नदी को उन्होंने बोला हिंदू नदी। और हिंदू नदी के आसपास के जो लोग थे उन्हें कहा गया हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानी जहां पर निवास करते उस स्थान को कहा उन्होंने हिंदुस्तान, ठीक है। यानी कि हिंदुस्तान ईरानियों ने नाम दिया क्योंकि सिंधु नदी को वो हिंदू नदी बोलते थे, और हिंदू नदी के आसपास जो क्षेत्र था उसमें जो लोग निवास करते थे उसको हिंदुस्तानी लोग कहते थे, और हिंदुस्तानी जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान को हिंदुस्तान कहते थे। फिर इंडिया है। इंडिया दिया था यूनानियों ने, ग्रीक लोगों ने, यूरोपियों ने, अंग्रेजों ने। सिकंदर जहाँ का था वो यूनानी था, तो यूनानियों ने दिया था, यानी कि जो अंग्रेज लोग, इंडिया नाम है, इंग्लिश नाम है, तो सीधी बात है यूनानियों ने दिया। इन्होंने क्या किया, जो अपनी सिंधु नदी है इसको सिंधु ना कहकर सिंडस नदी कहा उन्होंने। फिर उनको तकलीफ हुई सिंडस बोलने में,
तो सी को हटा दिया, एस को आगे से हटा दिया और बोलने लगे इंडस रिवर। इंडस रिवर, और इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के आसपास के जो लोग रहते थे उन लोगों को उन्होंने कहा इंडियन, और इंडियन जिस स्थान पर निवास करते थे उस क्षेत्र को कहा इंडिया। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूं। जम्बूद्वीप समग्र क्षेत्र, पूरा उपमहाद्वीप क्षेत्र को कहते हैं। आर्यवर्त आर्यों की भूमि थी। भारतवर्ष या भारत कहे तो भरत के नाम से पड़ा, जो दुष्यंत और शकुंतला का जो ऋषभदेव और जयंती का पुत्र था भरत, उनके नाम से। कई जगह ये भी लिखा हुआ है तो आप देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार और प्रायोरिटी दिया तो वो ऋषभदेव और जयंती के पुत्र को माना गया है। फिर हिंदुस्तान नाम है, ये ईरानी और अरबों ने दिया था, क्योंकि हिंदुस्तान में सिंधु नदी है, उसको वो हिंदू नदी कहते थे, और हिंदू नदी के आसपास के क्षेत्र को उन्होंने कहा था हिंदुस्तान। फिर इंडिया था, ये यूनानियों ने दिया था, इंडस से बना है, इंडस रिवर के आसपास के क्षेत्र को इंडिया कहा गया। फिर अगर हम देखते हैं जो वर्तमान में हम नाम चलता है वो हम देखते हैं दो नाम, एक तो है इंडिया और दूसरा है भारत। ये नाम क्यों चलता है? वो इसलिए कि हमारा जो संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 1 है, उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। वह यूं था कि जब हमारे संविधान सभा में बहस हुई थी, जब संविधान निर्माण कर रहे तो संविधान सभा थी उसमें, तो उसमें कई लोगों ने ये कहा था कि जो पुराने समय से चला आ रहा है भारत नाम उसको रखा जाए, और कईयों ने कहा था नहीं जो मॉडर्न नाम इंडिया है उसको रखा जाए। इसलिए बहस के बाद उन्होंने तय किया कि इंडिया और भारत दोनों रखा जाए। इसलिए जो अनुच्छेद 1 में स्पष्ट ये लाइन लिखी हुई है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये तो हुआ भारत का नामकरण। अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक में भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार देखने के लिए सबसे पहले तो आप अक्षांश देशांतर वाला वीडियो देखिए। जब तक वो नहीं देखोगे तो मैं कितना ही पढ़ा दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। अगर समझना है तो आपको अक्षांश देशांतर वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। उसमें आप भारत की स्थिति और बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने की कोशिश सीखेंगे आप। तो भारत की स्थिति और विस्तार में देखते हैं कि भारत जो भूमध्य रेखा है उस भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और जो हमारी 0 डिग्री देशांतर है, ग्रीनविच रेखा, उस रेखा से पूर्व में स्थित है। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि भूमध्य रेखा से उत्तर का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर यानी कि ग्रीनविच रेखा से पूर्व का क्षेत्र पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम का क्षेत्र पश्चिमी गोलार्ध या पश्चिमी देशांतर। तो भारत है इस भूमध्य रेखा से उत्तर में है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री से पूर्व में है, इसका मतलब पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, यानी कि यहां कहीं इस क्षेत्र में होगा भारत। ये भारत का कॉलम है। अब देखेंगे हम कहां पर है, लेकिन यहां पर भारत है। अब देखिए भारत अब इस भूमध्य रेखा से तो उत्तर में है और 0 डिग्री से पूर्व में है। अब कहां पर है, इसकी स्थिति क्या है? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी स्थान की स्थिति हम कैसे देखते हैं, उसमें भारत का मैंने उदाहरण दिया था। तो उसी के आधार पर हम ये देख रहे हैं भारत की स्थिति और भारत का विस्तार कितना है। तो भारत का विस्तार आप ये समझिए कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है ये। अगर अक्षांशीय विस्तार का है भारत का, अक्षांशीय विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। अब अगर भारत का देशांतरीय विस्तार कहें, तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से
पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि भूमध्य रेखा। उत्तरी अक्षांश शब्द आया, इसका मतलब आप समझ जाइए कि भूमध्य रेखा से ऊपर का क्षेत्र है। फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, मतलब कि ये ग्रीनविच रेखा से पूर्व का क्षेत्र है। जैसे भारत का मैप में मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, ये दक्षिण का पॉइंट, जो मुख्य भूमिका, ये तो है 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर में देखें जम्मू कश्मीर का ये भाग, ये है 37 डिग्री 6 मिनट। फिर अगर पश्चिम में देखें तो ये है गुजरात का कच्छ का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश का 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। अब देखिए, जब हम भूमध्य रेखा से 0 डिग्री 1 डिग्री करते 8 डिग्री 4 मिनट पे जाते हैं, वहाँ का भारत का मुख्य भूमि का विस्तार शुरू होता है, और 23.5 डिग्री पर जाते हैं तो हमारे कर्क रेखा आती है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश को भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इस कर्क रेखा से जो उत्तर का क्षेत्र है, इसे तो कहते हैं उत्तरी भारत, और इस कर्क रेखा जो दक्षिण का क्षेत्र है, इसे कहते हैं हम दक्षिणी भारत। और पिछले वीडियो में यानी कि अक्षांश देशांतर वाले में मैंने बताया था कि जो 0 डिग्री से लगाकर 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण का क्षेत्र है, वो उष्ण कटिबंध में आता है। तो इसलिए 23.5 डिग्री से नीचे वाला क्षेत्र दक्षिणी भारत किस में आएगा? उष्ण कटिबंध में। और जबकि 23.5 डिग्री 67.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र किस में आएगा? शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन अगर आपको पूछे कि भारत किस कटिबंध में स्थित है, तो आपको उत्तर देना है उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। क्यों है कि वो इसलिए कि आपको पता है कि भारत में यहाँ पर उत्तर में इस प्रकार यहाँ हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। तो क्या होता है, जो उत्तरी ध्रुव से जो ठंडी पवनें आती है साइबेरिया से, जो उत्तरी ध्रुव से जो, वो इस भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। हिमालय पर्वत इसे रोक लेता है, जिससे क्या होता है कि ये जो मैदानी भाग है ये ठंडा नहीं होता है, गर्म ही रहता है। इसलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंध क्षेत्र यानी कि उष्ण गर्मी इतनी ज़्यादा, ठंडी ज़्यादा नहीं रहती है, इसलिए इसको उष्ण कटि, पूरे भारत को अगर देखें तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में, जबकि दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में आता है। अब हम देखते हैं कि जो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, इसका कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो देखिए, उत्तर में 8 डिग्री जो 4 मिनट क्षेत्र है, उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो लास्ट पॉइंट है इसको नाम दिया गया है इंदिरा कोल, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, ये यहां पर जो क्षेत्र है ये इंदिरा कोल है, जो अंतिम पॉइंट है। ठीक है, और दक्षिण में बात करें यहां पर, तो ये है, सॉरी, ये 37 डिग्री है, 37 डिग्री 6 मिनट, और ये 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कन्याकुमारी में क्षेत्र है कुमारी अंतरिप। यहाँ कैप कॉमोरे, ये 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु में यहां पर स्थित है। ये है केप कोमोरिन। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ बात सुनिए। अगर पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, तो आएगा 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण में। लेकिन पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि आपको पता है कि यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और वो इस 8 डिग्री तक नीचे फैला हुआ है। यहाँ पर लक्षद्वीप है, ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, इधर ये श्रीलंका है,
ये मन्नार की खाड़ी है, ये पाक जल डमरू मध्य ये अलग करता है पाकिस्तान श्रीलंका को, हम आगे जानेंगे। तो ये जो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से शुरू होता है, लेकिन जो ये अंडमान निकोबार का जो निचला क्षेत्र है ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू ना होकर के 6 डिग्री 45 मिनट पे शुरू होता है। यानी कि भारत का मुख्य भूमि का विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट है, जबकि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो है 6 डिग्री 45 मिनट। तो देखिए दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी है, लेकिन जो दक्षिण का ये मुख्य भूमि का है, मुख्य भूमि, लेकिन दक्षिण में अंतिम जो बिंदु है वो है 6 डिग्री 45 मिनट पर, और उस क्षेत्र को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, या इसे हम कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट, या इसे कहते हैं पर्सियन। ठीक है, आप समझ रहे हो कि भारत जो है उत्तर से दक्षिण, जो सबसे नीचे का जो दक्षिणतम बिंदु है भारत की भूमि का, वो तो है भारत की मुख्य भूमि का, वो तो है कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप या कैप कोमेरिन। लेकिन जो भारत की सीमा है, जो भारत का क्षेत्र है, जो अंतिम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते जब यहाँ पहुँचेंगे तो ये 6 डिग्री 45 मिनट होगा, जहाँ से अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार है, यहाँ से इंदिरा पॉइंट शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 डिग्री ऊपर जाएंगे 45 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट पर यह भारत का मुख्य भूमि का कन्याकुमारी वाला क्षेत्र शुरू हो जाएगा। जैसे रामेश्वरम जो हमारा तीर्थ है 4 धाम में, वो यहीं पर है कन्याकुमारी में। और जो ये अंडमान निकोबार है, इसको भी अलग अलग भागों में, जैसे ऊपर वाला क्षेत्र है ये अंडमान है, जब हम द्वीप समूह पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसमें। और ये नीचे वाला ये है निकोबार। ये अंडमान को भी आगे 4 भागों में बांटा गया, उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान, और फिर लिटिल अंडमान। और निकोबार है, इसको भी 2 भागों में बांटा हुआ है। एक सबसे ऊपर वाला है जो कार निकोबार है, और नीचे वाला है वो ग्रेट निकोबार है। तो जो ये इंदिरा पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार, जो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। ये तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार हुआ। अब देखते हैं भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार। पूर्व से पश्चिम अगर विस्तार कहें तो पूर्व में जो क्षेत्र है वो 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश का किबिथु क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश का जो किबिथु जो क्षेत्र है या गांव है, हम कह सकते हैं शहर या गांव, कुछ भी कह सकते हैं, अब पता नहीं क्या है, किबिथु है, ये अरुणाचल प्रदेश का 97 डिग्री 25 मिनट अंतिम पॉइंट है भारत का। और अगर पश्चिम में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट, ये गुजरात के कच्छ में, कच्छ जिला है जो, उसके अंदर गुहार मोती जो स्थान है ये 68 डिग्री 7 मिनट पर है। मैप में समझिए कि ये गुजरात का जो अंतिम पॉइंट है, यहां पर ये देखिए गुजरात है, तो ये जो गुजरात का अंतिम पॉइंट है ये है गुहार मोती, जो है कहां पर 68 डिग्री 7 मिनट पर। और ये अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है ये 97 डिग्री 25 मिनट पर है किबिथु। ठीक है, ये बात है, यानी कि इंदिरा कोल, कन्याकुमारी, गुहार मोती, किबिथु, इंदिरा कोल, यहां पर इंदिरा पॉइंट ना होकर के कन्याकुमारी है, जबकि इंदिरा पॉइंट यहां पर मिलेगा हमें। ये इंदिरा पॉइंट है, यहां पर ये कन्याकुमारी है, ये इंदिरा पॉइंट है, और ये किबिथु है, ये इंदिरा कोल है, और ये गुहार मोती है। ये भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार है। अब इनकी अगर लंबाई देखें तो देखिए, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है और यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट है, तो ये कितना हो रहा है, लगभग 30 डिग्री अक्षांश का अंतर आ रहा है। और अगर पूर्व से पश्चिम इस प्रकार देखें तो ये भी 97 डिग्री है और 68 डिग्री है, बीच में अंतर कितने का है, तो वो भी लगभग 30 डिग्री का आ रहा है।
उत्तर से दक्षिण तो 30 डिग्री है, लेकिन पूर्व से पश्चिम 30 डिग्री होने के कारण कुछ प्रॉब्लम होती है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था देशांतर वाले में। मैंने कहा समय में फर्क है। वो कैसे है कि देखिए, सूर्य उदय पूर्व से होता है, तो पूर्व में सूर्य उदय पहला होगा तो 97 डिग्री और 68 डिग्री के बीच में 30 डिग्री देशांतर का फर्क है। जब 30 डिग्री देशांतर का फर्क है तो मैंने कहा था 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, तो 30 डिग्री का मतलब 2 घंटे में 2 घंटे आगे पीछे हो जाएगी। तो यहाँ पर सूर्य उदय जैसे माना कि सुबह के 7 बजे हुआ है, सुबह के 7 बजे, तो अगर सूर्य उदय यहाँ से 2 घंटे बाद होगा गुजरात में, गुजरात का जो गुवार मोती क्षेत्र है यहाँ पर होगा 2 घंटे बाद, यानी कि यहाँ पर 7 बजे, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 बजे। और इस समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर सूर्य उदय यहाँ पर 7 बजे, यहाँ पर 5 बजे, तो फिर भारत में सही नहीं होगा। इसलिए भारत में क्या किया आपको पता है, जो 82 डिग्री 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उसको मानक समय माना हुआ है। यानी कि चाहे अरुणाचल प्रदेश में 7 बजेंगे उस समय गुजरात में भी 7 बजेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में यहाँ से इस गुजरात से 2 घंटे पहले यहाँ पर सूर्य उदय हो जाता है, लेकिन अपनी घड़ियों को इस प्रकार 82.5 डिग्री मानक रेखा पर सेट की है। ये जो 82.5 डिग्री है ये इलाहाबाद के नैनीताल से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनीताल से गुजरती है, मतलब इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश भी इतना ही है और यहाँ से गुजरात भी इतना ही क्षेत्र है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर 6 बजेंगे तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, लेकिन अगर वास्तविक समय के जो स्थानीय समय के, तो यहाँ पर 6 की जगह यहाँ पर 7 बज जाएंगे, जबकि 6 की जगह यहाँ पर 5 ही बजेंगे। इसलिए इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर था उसको भारत ने मानक समय मान लिया है, जो मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखिए, जो भारत का जो उत्तर से दक्षिण, जो ये उत्तर यानी कि इंदिरा कोल और दक्षिण यानी कि कन्याकुमारी, ये जो इसकी जो लंबाई है वो है 3244 3214 किलोमीटर। और जो भारत का जो पूर्व से पश्चिम है, जो ये है 2933 किलोमीटर। यानी कि पूर्व से पश्चिम, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लगाकर गुजरात तक जो लंबाई है, जो चौड़ाई है भारत की, वो है 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर। जबकि जो उत्तर से दक्षिण यानी कि जम्मू कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो लंबाई है वो है 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर। ये भारत की विस्तार यानी कि स्थिति और विस्तार हो गया। अब हम देखते हैं भारत की सीमा। तो भारत की सीमा, तो भारत की सीमा की बात करें तो भारत की जो कुल सीमा है वो है 22,716 किलोमीटर। इसमें से जो स्थलीय सीमा यानी कि स्थल भाग से दो देशों से सीमा लगती है वो है 15,200 किलोमीटर। जबकि जो तट से सीमा लगती है यानी कि तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। ठीक है, और जो द्वीप समूह है हमारे, जो अंडमान और निकोबार, उनकी जो सीमा है वो है 1416 किलोमीटर। अब इनको आप जोड़ दीजिए, 15,200 प्लस 6100 प्लस 1416, ये हो जाएगी 22,716 किलोमीटर पूरी भारत की सीमा है। अब अगर 22,716 में अगर हम 15,200 स्थलीय कहें तो ये किस किस से लगती है, तो ये लगती है पाकिस्तान, उसके बाद ये अफगानिस्तान से लगती है, उसके बाद ये चीन से लगती है, फिर नेपाल, फिर भूटान, उसके बाद म्यांमार यानी कि बर्मा, और उसके बाद ये लगती है बांग्लादेश से। और अगर तटीय सीमा की बात करें तो ये सिर्फ लगती है हमारी श्रीलंका से। श्रीलंका हमारे से तटीय सीमा से अलग होता है। श्रीलंका जैसे ये हमारा भारत है, तो भारत में जैसे ये श्रीलंका यहाँ पर है,
तो ये जो भारत से अलग होने का जो क्षेत्र जो जगह है ये, इसे कहते हैं पाक जल डमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी। इससे श्रीलंका हमारे से अलग होता है, कन्याकुमारी के आसपास। ठीक है, तो ये तो हुई भारत की सीमा। अब अगर हम तट की बात करें तो जो ये तट भाग है, इस पर हमारे कौन कौन से राज्य है? तो सबसे पहले तट के जो राज्य है वो है गुजरात, उसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र, फिर आता है गोवा, फिर आता है कर्नाटका, शॉर्ट में लिख रहा हूँ KTN कर्नाटका, फिर आता है केरला, फिर आता है तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा और उसके बाद वेस्ट बंगाल। ये सीमाएं लगती है हमारी समुद्र से। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है गुजरात की, उसके बाद सबसे ज़्यादा लगती है आंध्र प्रदेश की, उसके बाद लगती है तमिलनाडु की। ये तीन याद रखने हैं। और अगर कम कहे तो सबसे कम जो सीमा लगती है वो लगती है गोवा की, समुद्र के साथ। अब ये हमारा भारत में स्थिति के विस्तार और सीमा हो गई। अब हमारे जैसे, अब इसमें आपको देखो डाउट हो तो कि जैसे तटीय मैदान है जिसमें हम पढ़ते कोरोमंडल तट, कौन कौन सी तट के मैदान में है, तो वो हम तटीय मैदानों का जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम, इसलिए मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। और द्वीप समूह के बारे में भी हम जब आगे पढ़ेंगे, द्वीप समूह के बारे में, भौतिक प्रदेश, उसमें कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर ये हमारा स्थिति और विस्तार हो गई। अब हम कुछ तथ्य पॉइंट नोट कर लेते हैं। तथ्य मैन तो सबसे पहला भारत का क्षेत्रफल। भारत का जो क्षेत्रफल है, यानी कि पूरा जो क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद भारत का अगर विश्व में देखें तो वास्तव में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो सबसे बड़ा देश है वो है रूस, रूस के बाद है कनाडा, कनाडा के बाद है चीन, चीन के बाद है USA यानी कि अमेरिका, उसके बाद है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद है हमारा भारत, और भारत के बाद जो छोटा है वो अर्जेंटीना। ये हमारे देश है। फिर हमने देखा था कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, गुजरात के बाद में ये राजस्थान से थोड़ा सा भाग गुजरता है, राजस्थान के बाद में ये MP से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा यहां से गुजरती है। और उसके बाद हम देखते हैं अगर जो हमारा मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, तो वो किन किन राज्यों से गुजरती है? तो वो UP से यानी कि उत्तर प्रदेश, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, ओडिशा और अपने आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से, 5 राज्यों से मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है और ये कर्क रेखा गुजरती है। तो ये हमारा मुख्य भारत की स्थिति और विस्तार हो गया। अब जो भी हम बचा है वो अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम भारत का स्वरूप का वीडियो लेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए देखें जरूर वीडियो को, अगर पसंद ना आए तो लाइक की पास में डिसलाइक का बटन है उसको भी दबाएं ताकि आपको समझ, अगर पता तो चले हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू।